जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नई ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। हम लोग चर्चा कर रहे थे भारतीय साक्ष्य अधिनियम सन 2023 के विभिन्न बिंदुओं पर कि क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्ली ऑफ एलवाई के बारे में और स्वीकृति के बारे में। चूँकि धारा 11 में जो पूर्व में एविडेंस एक्ट 1872 था, उसमें धारा 11 में इसका वर्णन किया गया था। ये जो नया अधिनियम है इसमें धारा 9 में वर्णन किया गया है। मैटर जो मटेरियल है या जो कंटेंट्स है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, सिर्फ धाराओं में अंतर है। तो हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है कि वेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट बिकम रिलेवेंट। कोई फैक्ट जो है रिलेवेंट नहीं है, अन्यथा सुसंगत नहीं है, लेकिन वो कब सुसंगत हो जाता है इसके बारे में धारा 9 में वर्णन किया गया है। यहाँ एक बात बता दें कि जो प्ली ऑफ एलवाई का मैगजीम है, अन्यत्र उपस्थित होने का विवाद, वो उपधारा 1 में ही केवल समाहित है, क्योंकि जो उपधारा 2 है वो दोनों पहलू को लेकर के बात करता है। अन्यत्र उपस्थिति की भी बात करता है और उपस्थिति की भी बात करता है। तो जो मैगजीम है प्ली ऑफ एलवाई का वो उपधारा 1 में समाहित है। अब कह रहा है कि फैक्ट नॉट अदरवाइज रिलेवेंट आर रिलेवेंट। वो कब रिलेवेंट हो जाता है? इफ़ दे आर इनकन्सिस्टेंट विथ एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट। अगर जो ऐसा कोई फैक्ट है जो फैक्ट इन इशू को या रिलेवेंट फैक्ट को इनकन्सिस्टेंट कर दे तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि इफ़ बाई देम सेल्फ, या तो खुद से, अथवा आर इन कनेक्शन विथ अदर फैक्ट, they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। मतलब कोई फैक्ट या तो खुद के द्वारा या अन्य तथ्यों से मिलकर जो फैक्ट इन इशू है या रिलेवेंट फैक्ट है उसके एग्जिस्टेंस को अथवा नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल कर दे या इम्प्रोबेबल कर दे तो वो रिलेवेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है धारा 9 में इस बात को कहा गया है। अब चूँकि इलस्ट्रेशन देखा जाए तो इलस्ट्रेशन में भी कोई बदलाव नहीं है। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम एट चेन्नई ऑन ए सर्टेन डे, द फैक्ट दैट ऑन दैट डे ए वाज एट लद्दाख इज रिलेवेंट। द फैक्ट दैट नियर द टाइम व्हेन द क्राइम वाज कमिटेड ए वाज एट द distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable though not impossible that he committed it is relevant। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति को ऐसा कोई फैक्ट है जिससे कि वो इतना अधिसंभाव्य कर दे कि वह कर ही नहीं सकता उस कार्य को, तो वह बात जो है सुसंगत हो जाएगा। जो इसमें उदाहरण दिया गया है, उदाहरण यही है कि कोई व्यक्ति ऐसा क्राइम करता है जो चेन्नई में क्राइम करने के लिए प्रस्तुत है कि वो उसने चेन्नई में क्राइम किया है, और उसी टाइम पे उसी डेट पे ये बात शो किया जा रहा है कि वो लद्दाख में था, तो रिलेवेंट हो जाएगा। वो इस कारण रिलेवेंट होगा कि इस बात के लिए कि वो क्राइम किया है कि नहीं किया है, उस चीज़ को हाईली प्रोबेबल बना रहा है या इम्प्रोबेबल बना रहा है उसकी उपस्थिति को। बी कर है द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम, द सर्कमस्टांसेज आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड आइदर ए बी सी और डी। एवरी फैक्ट विच शोन दैट द क्राइम कुड हैव बीन कमिटेड बाय नो वन एल्स एंड दैट इट वाज नॉट कमिटेड बाय आइदर बी सी और डी इज रिलेवेंट। तो मतलब बी सी और डी के द्वारा क्राइम नहीं किया गया है तो इसका मतलब ये हुआ कि ए द्वारा किया गया होगा। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है कि ए द्वारा किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं से रिलेवेंट हो जाता है। तो धारा 9 हम लोग देखते थे, धारा जो पूर्व का भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसमें अनन्यता के रूप में उसको देखा जाता था। यहाँ पर धारा 9 जो है पूर्व के धारा 11 की इक्वावेलेंट है। अब हम लोग आते हैं स्वीकृति के बारे में। स्वीकृति को धारा 15 में वर्णित किया गया है। पूर्व के अधिनियम में धारा 17 में वर्णित था। धारा 17 से स्वीकृतियाँ चालू होती थी।
यहाँ पे धारा 15 से चालू है। एडमिशन डिफाइन धारा 15 में किया गया है। एन एडमिशन इज ए स्टेटमेंट ओरल आर डॉक्यूमेंट्री आर कंटेंट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब कोई ऐसा एडमिशन है जो कि स्टेटमेंट के रूप में है, और वो स्टेटमेंट या तो मौखिक है या तो डॉक्यूमेंट्री है या तो जो है इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट है। तो विच सजेस्ट एनी इन्फरेंस एज टू एनी फैक्ट इन इशू आर रिलेवेंट फैक्ट एंड विच इज मेड बाय एनी ऑफ द पर्सन्स एंड अंडर द सर्कमस्टांसेस हेरेन आफ्टर मेंशन। ये कह रहा है कि जो स्टेटमेंट है वो सजेस्ट कर रहा है, और किस चीज़ को सजेस्ट कर रहा है, फैक्ट इन इशू को कर रहा है या रिलेवेंट फैक्ट को कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो जो है स्वीकृतियाँ उसको कहा जाएगा। मतलब वो स्वीकृति की परिभाषा इस प्रकार दे रहा है कि कोई ऐसा सजेशन है स्टेटमेंट के रूप में जो कि किसी रिलेवेंट फैक्ट के बारे में है या फैक्ट इन इशू के बारे में है, और वो कथन कैसा किया गया है, या तो डॉक्यूमेंट्री में है या तो ओरल है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से अंतर्विष्ट किसी बात में कहा गया है, तो वो स्वीकृतियाँ होंगी। और वह स्वीकृतियाँ किसके द्वारा किया गया है, किन परिस्थितियों में, तो आगे वर्णित है। अब इसका जो हिंदी रूपांतरण ये कह रहा है कि स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट कथन है जो किसी विवादित तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है, सजेस्ट करता है। तो उस कंडीशन में, और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो तस्मीन पश्चात वर्णित है। मतलब स्वीकृतियाँ तो हैं ये, लेकिन किसके द्वारा की गई है तो आगे धाराओं में मेंशन है। ये कह रहा है कि एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग आर हिज एजेंट, या तो किसी पार्टी के द्वारा किया गया है, किसी कार्यवाही के पक्षकार द्वारा, या तो उसके एजेंट द्वारा किया गया है, तो वो क्या होगा, स्वीकृति माना जाएगा। ये कह रहा है स्टेटमेंट मेड बाय ए पार्टी टू द प्रोसीडिंग आर बाय एन एजेंट टू एनी सच पार्टी whom the court regards under the circumstances of the case as expressly or impliedly otherwise by him to make them are admission। अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी कार्रवाई का पक्षकार है या उसका एजेंट है, कोई ऐसा बात कहता है, तो वह चाहे अभिव्यक्त रूप में कह रहा हो चाहे विवक्षित रूप में, तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, एडमिशन के रूप में माना जाएगा। अब इसमें क्लाज के रूप में दे रहा है कि कौन कौन कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट मेड बाय पार्टीज टू सूट सुइंग आर शू इन ए रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर आर नॉट एडमिशन अनलेस दे वर मेड व्हाइल द पार्टी मेकिंग देम हेल्ड द कैरेक्टर्स। ये कह रहा है कि कोई ऐसे व्यक्तियों द्वारा किया गया है जिनका कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई प्रातिनिधिक हैसियत में वार ला रहा है अथवा प्रातिनिधिक हैसियत में वार लाया जा रहा है, तो उस व्यक्ति द्वारा किया गया है, जबकि उस समय न किए गए हों, जबकि उसको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था या स्वीकृतियाँ नहीं हैं। इसके कहने का मतलब यही है कि अगर जो उस समय किया गया होगा तभी वो माना जाएगा जिस समय वो हैसियत रखता था। अब इसके बाद ये कह रहा है कि ए पर्सन हु हैव एनी proprietary or pecuniary interest in the subject matter of the proceedings and who make the statement in their character of person so interested। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि कार्रवाई की विषय वस्तु में कोई सांपत्तिक या धन संबंधी हित रखता है, जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वो कथन करता है, तो उसका एडमिशन माना जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि पर्सन फ्रॉम होम द पार्टीज टू द सूट हैव डिराइव्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट आर एडमिशन इफ दे आर मेड ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकार का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है। मतलब खाली हित तक ही नहीं है, किसी का हित व्युत्पन्न हुआ है, तो उसका भी स्टेटमेंट एडमिशन माना जाएगा, यदि करने वाले उन्हें व्यक्तियों के हित चालू रहने के दौरान उसने किया है तो।
एडमिशन जो है हिट चालू रहने के दौरान किया गया है तो उसको एडमिशन माना जाएगा। इसके बाद एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट। इसके बाद ये कह रहा है कि उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी है। स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन हुज पोजीशन आर लाइबिलिटी इट इज नेसेसरी टू प्रूव एज अगेंस्ट एनी पार्टी टू द सूट आर एडमिशन इफ such statement would be relevant as against such person in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability। अब इसके कहने का मतलब है कि वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियाँ हैं। यदि ऐसे कथनों व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन है। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है वो बड़ा बढ़िया है। इलस्ट्रेशन ये बताता है कि किस तरीके से एक स्टेटमेंट रिलेवेंट हो सकता है और एक जो है एडमिशन के रूप में हो सकता है। रिलेवेंट हो जाना अलग बात है, लेकिन वो एडमिशन के रूप में होना, स्वीकृति के रूप में होना अलग बात है। अब कह रहा है कि ए अंडरटेक्स टू कलेक्ट रेंट फॉर बी सूज ए फॉर नॉट कलेक्टिंग रेंट ड्यू फ्रॉम सी टू बी। ए डिनाइज दैट रेंट वाज ड्यू फ्रॉम सी टू बी। A statement by C that he owned B rent is an admission and is a relevant fact as against A if A denies that C did rent to B। अब इसके कहने का मतलब ये है कि यदि ख के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व क लेता है और ग द्वारा ख को शुद्ध भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है, तो इस वाद में क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को कोई भाटक दे था, तो ग द्वारा यह कथन कि उस पर कोई भाटक दे है स्वीकृति होगा। और यदि क का इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक दे था, तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य होगा, न कि एडमिशन होगा। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, यहाँ समझने की बात है कि कब एडमिशन होगा और कब जो है रिलेवेंट होगा। तो उस कंडीशन में अब देखा जाए एक बात और जो धारा 18 में कहा गया है कि एडमिशन बाय पर्सन एक्सप्रेसली रिफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट। इसको रेफरी के रूप में हम लोग जानते थे कि रेफरी द्वारा किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा भी अगर जो कोई बात कहा गया है और वह एडमिशन के रूप में कब जो है ग्राह्य होगा। तो ये कह रहा है कि स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू होम ए पार्टी टू द सूट हैज एक्सप्रेसली रेफर्ड फ्रॉम इन्फॉर्मेशन इन रेफरेंस टू ए मैटर इन डिस्प्यूट आर एडमिशन। यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक्सप्रेसली रेफर्ड कर दिया जाता है किसी को कि जाइए उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, तो उस व्यक्ति द्वारा कोई भी बात कहा जाएगा तो ऑन बिहाफ ऑफ उस व्यक्ति के एडमिशन माना जाएगा। इलस्ट्रेशन बड़ा बढ़िया है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए हॉर्स सोल्ड बाय ए टू बी इज साउंड। ए सेज टू बी गो एंड आस्क सी नोन ऑल अबाउट इट, सीज स्टेटमेंट इज एन एडमिशन। मतलब किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है यहाँ, वो भी स्वीकृति की श्रेणी में आएगा, बशर्ते कि वह उस व्यक्ति द्वारा कहा गया हो कि आप उससे मैंने एक प्रकार से रेफ़र किया गया हो कि उस व्यक्ति द्वारा एडमिशन जो भी किया जाएगा वो एडमिशन के रूप में होगा। अब इसके बाद एक बात और आता है कि जो एडमिशन किया जाएगा वो किसके विरुद्ध साबित किया जाएगा। तो देखिए सामान्य नियम यही है कि कोई भी स्वीकृति करने वाले के विरुद्ध ही साबित किया जाता है, वो अपने पक्ष में कभी साबित नहीं कर सकता है। लेकिन जो पूर्व का अधिनियम था धारा 21, उसमें 3 कंडीशन बताए गए थे कि कब वह स्वीकृति अपने फेवर में भी साबित किया जा सकता है। वही चीज़
यहाँ धारा 19 में बताया गया है कि एक स्वीकृति को कब अपने पक्ष में साबित किया जा सकता है, और सामान्य नियम यही है कि कोई भी स्वीकृति जो है उसको करने वाले के विरुद्ध ही साबित किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी ये 3 कंडीशन दिए गए हैं जिसमें एक स्वीकृति करने वाले के पक्ष में भी साबित किया जा सकता है। तो धारा 19 कह रहा है कि प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम एंड बाई आर ऑन दियर बिहाफ। धारा 19 एडमिशन आर रिलेवेंट एंड मे बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स देम। यहाँ सीधे सीधे कहा गया है आर हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट बट दे कैन नॉट बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हु मेक्स देम आर बाई हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट एक्सेप्ट इन द फॉलोइंग केसेस नेमली। मतलब जो नीचे दिया गया है उसके अलावा किसी भी प्रकार से स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित नहीं किया जाएगा जिसको जो किया है। अब कौन कंडीशन है, करा कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट इज ऑफ सच ए नेचर दैट इफ द पर्सन मेकिंग इट वर डेड आर वुड बी रिलेवेंट एज बिटवीन थर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 26। मतलब जो डैन डिक्लेरेशन की बात कर रहा है कि कोई व्यक्ति मर गया है या मिल नहीं सकता है या इतना विलम्ब या व्यय के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता है, यदि इस नेचर का है कि कोई व्यक्ति धारा 26 के नेचर में आने वाला कोई स्टेटमेंट करता है तो भले ही वो मरा ना हो लेकिन उस नेचर का कोई भी स्टेटमेंट है तो उसको अपने पक्ष में भी साबित कर सकता है। दूसरा कह रहा है कि एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट व्हेन इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टेटमेंट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी स्टेट ऑफ माइंड और बॉडी रिलेवेंट आर इन इशू made at or about the time when such state of mind or body existed and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable। मतलब इसके कहने का ये तात्पर्य है कि कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित ही की जा सकेगी जबकि वह मन के या शरीर की सुसंगता या विवाद किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता के अनधिसंभाव्य कर देता है। अब इसके बाद तीसरा कह रहा है कि इसके अलावा अगर जो कहीं अन्य अदरवाइज देन एन एडमिशन है, सुसंगत है, तो यहाँ पर भी रिलेवेंट हो जाएगा उसके पक्ष में। एन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ इट इज रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। वो एडमिशन के रूप में तो सुसंगत नहीं है लेकिन कहीं अन्य सुसंगत है तो उसको अपने पक्ष में साबित कर सकता है। अब इसमें इलुस्ट्रेशन देख लेते हैं। इलुस्ट्रेशन कई इलुस्ट्रेशन है। कह रहा है पहला, द क्वेश्चन बिटवीन ए एंड बी वेदर ए सर्टेन डीड इज आर इज नॉट फोर्ज, A affirm that it is genuine, B that it is forged, A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that deed is forged, but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can be proved a statement by himself that the deed is forged। ये जो ऊपर धारा कहा गया है उसी धारा को एक्सप्लेन करके एक प्रकार से कॉर्पोरेट कर रहा है कि जो व्यक्ति स्टेटमेंट देता है उसके विरुद्ध ही साबित किया जाएगा, उसके पक्ष में साबित नहीं किया जाएगा। अब बी का देखा जाए, बी कह रहा है कि ए द कैप्टन ऑफ ए शिप इज ट्राइड फॉर कास्टिंग हर अवे, एविडेंस इज गिवन टू शो दैट द शिप वाज टेकन आउट ऑफ हर प्रॉपर कोर्स। A produces a book kept by him in the ordinary course of his business showing observation alleged to have been taken by him from day to day and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements because they would be admissible between third parties if ही वर डेड अंडर क्लास बी ऑफ सबसेक्शन 26। मतलब जो डैन डिक्लेरेशन की बात हम लोग पढ़ते हैं
उसमें क्लास बी की जो हम लोगों ने चर्चा किया था पूर्व धारा में, तो यही कह रहा है कि उस नेचर का होने के नाते जो है इसको ये साबित कर सकता है अपने पक्ष में। सी कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ ए क्राइम कमिटेड बाय हिम एट कोलकाता। He produces a letter writing by himself and dated at Chennai on that day, and bearing the Chennai postmark of that day. The statement in the date of the letter is admissible because if A were dead, it would be admissible under clause B of section 26। तो यहाँ पर भी ये इसको जो है दिखा सकता है कि धारा 26 के जो उपधारा 2 के तहत है वह सुसंगत उस धारा में हो रहा है, इसलिए उसका लेटर जो है एडमिशन के रूप में सुसंगत होगा। अब इसके बाद से कह रहा है यहाँ पे कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग स्टोलन गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही रिफ्यूज टू सेल देम बिलो दियर वैल्यू। ए मे प्रूव दिस स्टेटमेंट दो दे आर एडमिशन बिकॉज दे आर एक्सप्लेनेटरी ऑफ कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्ट इन इशू। मतलब फैक्ट इन इशू को एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेनेटरी नेचर का है, इस नाते सुसंगत हो जाएगा, भले ही एडमिशन के रूप में सुसंगत न हो। क्योंकि जो तीसरा इसका उपधारा है धारा 19 का, तो ये यही कह रहा है कि यहाँ पे जब देखिए ये जो तीसरा वाला है उपधारा, ये कह रहा है कि ऑन एडमिशन मे बी प्रूव्ड बाई आर ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन मेकिंग इट इफ़ इट इज़ रिलेवेंट अदरवाइज देन एज एन एडमिशन। तो एडमिशन के अलावा अगर जो कहीं है तो वो सुसंगत, तो यहाँ पे भी सुसंगत हो जाएगा। ई कह रहा है कि ए इज एक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली हैविंग इन हिज पोजेशंस काउंटरफिट करेंसी विच ही न्यू टू बी काउंटरफिट। ही ऑफर्स टू प्रूव दैट ही आस्क्ड ए skillful person to examine the currency as he doubt whether it was counterfeit or not, and that person did examine it and told him it was genuine. A may prove these facts। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इसको भी साबित किया जा सकता है अपने फेवर में, चूँकि ये जो दृष्टांत दिया है वह अन्य धाराओं में सुसंगत हो रहा है, इसलिए ये एडमिशन के रूप में भले नहीं होगा लेकिन अन्य रूप में सुसंगत है, तो ये हो सकता है। अब जो धारा 22 में वहाँ पे था, यहाँ पर धारा 20 में दिया गया है, व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट आर रिलेवेंट। जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु है उसके बारे में कोई मौखिक स्वीकृति सुसंगत होगा कि नहीं होगा, उसके बारे में कह रहा है कि ओरल एडमिशन एज टू द कंटेंट्स ऑफ ए डॉक्यूमेंट आर नॉट रिलेवेंट अनलेस एंड अनटिल द पार्टी proposing to prove them shown that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of the document produced is the question। मतलब ये कह रहा है कि कोई भी डॉक्यूमेंट के अंतर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि पार्टी के बीच में इस बात का दर्शित न कर दिया गया हो कि द्वितीयक साक्ष्य जो इस धारा के आगे जो देने के लिए बात कही गई कि किन कंडीशन में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकता है, तो वो नियमों का अधीन हकदार हो गया है सेकेंडरी एविडेंस देने के लिए, अथवा जब तक कि पेश की गई दस्तावेज का असली होना ही प्रस्तुत न हो जाए, माने वही जेन्युइनिटी की ही बात अगर जो आ जाए तो उस कंडीशन में उसका जो है साक्ष्य दिया सकता है, अन्यथा की स्थिति में नहीं दिया जा सकता है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि सिविल मामलों में कब जो है एडमिशन रिलेवेंट हो जाता है, तो कह रहा है कि इन सिविल केसेस नो एडमिशन इज रिलेवेंट इफ इट इज मेड आइदर अपॉन एन एक्सप्रेस कंडीशन दैट एविडेंस ऑफ इट इज नॉट टू बी गिवन, और under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given। इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई ऐसा सिविल मामला है और उसमें कोई स्वीकृति देने की बात हो रही है तो तब तक सुसंगत नहीं होगा यदि
तो वह तब सुसंगत नहीं होगा जब या तो इस अभिव्यक्त शर्त के साथ की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थिति के अधीन दी गई है कि उनसे जिससे न्यायालय अनुमान कर सके कि वह पक्षकार इस बात पर परस्पर सहमत हो गया था कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा। तो उस कंडीशन में ये स्वीकृति जो है रिलेवेंट नहीं होगा। अब ये कह रहा है कि नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन टू एग्जेम्प्ट एनी एडवोकेट फ्रॉम गिविंग एविडेंस ऑफ एनी मैटर ऑफ विच ही मे बी कंपेल्ड टू गिव एविडेंस अंडर सब सेक्शन 1 and 2 ऑफ सेक्शन 132। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कब एक व्यक्ति को जो है कंपेल किया जा सकता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि यह सेक्शन जो है एक अधिवक्ता को लागू नहीं होता है, जो कि वहाँ पे धारा 132 में जिस तरीके से एविडेंस देने की बात कही गई है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि देखिए स्वीकृतियाँ सिर्फ और सिर्फ सिविल मामले में ही लागू होती हैं, क्रिमिनल मामले में स्वीकृतियाँ नहीं लागू होती हैं। और यहाँ पर भी जितना भी हम लोग बात किए हैं इसमें सिर्फ और सिविल मामले की ही बात की गई है। तो आप लोग बेयर एक्ट जरूर पढ़िएगा। हम लोगों ने चर्चा किया धारा 9 का प्ली ऑफ एलवाई, फिर धारा 15 का स्वीकृति के बारे में देखा हमने, स्वीकृति कौन कर सकता है, धारा 16, 17, 18 और 19 में दिया गया था, 20 में दिया गया था, फिर 21, 22 में हम लोगों ने देखा कैसे उस स्वीकृति को अपने पक्ष में साबित किया जा सकता है, 19 में दिया गया है कब नहीं साबित किया जा सकता है। फिर हम लोगों ने धारा 20 में देखा कि एडमिशन का ओरल एडमिशन जो है और उसके डॉक्यूमेंट के कंटेक्स्ट के बारे में कब रिलेवेंट होता है, सिविल मामले में एडमिशन कब रिलेवेंट होता है, इसको धारा 21 में देखा। इसके बाद धारा 22 से कन्फेशन की बात आ जाती है। तो हम यहाँ इस वीडियो को विराम देंगे, पुनः नए वीडियो के साथ मैं आप लोग के समक्ष उपस्थित रहूँगा। और मेरा निवेदन है कि यदि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसकी सूचना तुरंत मिल जाए। और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें, क्योंकि बेयर ये नया है, नया अधिनियम लागू किया गया है। सभी अधिवक्ता बंधुओं को ये इसकी जानकारी होनी चाहिए। मैटर में, फैक्ट में, कंटेंट्स में कोई जो है बदलाव नहीं किया गया है, कहीं कहीं कुछ अमेंडमेंट है, अन्यथा सभी धाराएँ केवल बदली हैं, कंटेंट सब वही हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।